हाय एवरीवन, मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटोर अभय वत्स और हम आज आपके लिए लेके आए क्लास 10th के पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पहला पार्ट है और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल केमिस्ट्री स्कोर मंत्रा। इस चैप्टर के टोटल 5 पार्ट्स आएंगे और ये चैप्टर क्लास 10th के जो बोर्ड एग्जामिनी है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस चैप्टर में रिडॉक्स के कुछ कंसेप्ट हैं, वो कंसेप्ट आपको क्लास 11th में इस्तेमाल होंगे और इनफैक्ट इसी चैप्टर में हम लोग रिएक्शन बैलेंसिंग के ट्रिक्स और टेक्निक्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो कई बार क्या होता है ना कि कई सारे यूट्यूब पर जो ट्यूटर्स पढ़ाते हैं वो क्या करते हैं कि शॉर्ट एंड ब्रीफ तरीके से पढ़ा देते हैं, जो अच्छा तो होता है लेकिन उसमें सारी की सारी डिटेल्स नहीं आती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं इसमें सारे के सारे डिटेल्ड बातें करें हम लोग। ऐसे में क्या होगा कि इस सीरीज के टोटल 5 से 6 लेक्चर्स आपके पास आएंगे जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए क्वेश्चंस और सारी की सारी टॉपिक्स थोड़े अच्छे लेवल पर कंप्लीट करें ताकि हमारा बोर्ड के साथ साथ एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन और एनएसओ नेशनल साइंस ओलंपियाड में भी थोड़ी बहुत हमको हेल्प मिल जाए। तो चलिए बैक टू द टॉपिक आते हैं हम लोग। जैसा कि आपके चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले तो डिफाइन कर लो, क्योंकि क्लास 10th में क्या होता है ना कि आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि आपको एग्जाम देना है तो आपको ऐसे नोट्स भी चाहिए होते हैं जो आप एग्जाम में लिख पाओ। तो केमिकल रिएक्शन के हम लोग जब भी बात करेंगे, ऊपर जो आप डेफिनेशन बॉक्स देख रहे हैं वहां पर एक डेफिनेशन आ जाएगा आपके पास और आपको उन डेफिनेशंस को लिखने में इस्तेमाल करना है। बाकी समझने के लिए मैं अपना चौक इस्तेमाल करूंगा और आपको उन चीजों को देखना है, जरूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बात करते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। Chemical reaction is the process in which the constituent particles, which may be atoms, which may be ions, sometimes these are complete molecules also, of one substance or more substance are arranged in a new manner, in a new pattern, and they form some new rearrangement so that the new substance have entirely different property. तो क्या होता है कि किसी सबस्टांस, कोई भी सबस्टांस, जैसे मेरे हाथ में चौक है, ये चौक भी मिलियंस ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है। तो उनके अंदर में जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स होंगे तो उसमें कैल्शियम कार्बन जुड़ा है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो वो जो भी जुड़ा हुआ है उनका जो भी अपना स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आएगा, वो एटम्स वहां से टूटेंगे और नए तरीके से वो एटम्स आपस में फिर से जुड़ेंगे और इससे जो सबस्टेंस बनेगी उसकी प्रॉपर्टी पुराने सबस्टेंस से बिल्कुल ही अलग होगी। और इसको समझने के लिए हम लोग छोटा मोटा एक्सप्लेनेशन देंगे। एक और बात, केमिकल रिएक्शन जब होती है तो पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। तो हम लोग इस प्रोसेस को बोर्ड पर आकर के जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो बचपन में कहता था कि कर्डिंग ऑफ मिल्क इज अ केमिकल रिएक्शन। एग्जैक्टली, दूध आप जम जा रहा है, दही बन रहा है, दही का प्रॉपर्टी अलग है, दूध का अलग है, केमिकल कॉम्पोजिशन बदल गया, आपके दही में लैक्टिक एसिड है, दूध में नहीं है, तो केमिकल कंपोजिशन बदल गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। आपकी बाइक में पेट्रोल जला, धुआं निकला, था पेट्रोल बन गया धुआं, केमिकल रिएक्शन है। लेकिन अगर आप एक ग्लास लेते हो और ग्लास को मार के तोड़ देते हो आप, तो होता है ग्लास और नया जो टूट के मिलता है वो भी ग्लास, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। तो मतलब केमिकल रिएक्शन जब हो रहा होगा कोई ना कोई नई चीज बन रही होगी जिसकी बिल्कुल नई प्रॉपर्टी होगी, पुराने से बिल्कुल अलग। आइए केमिकल रिएक्शंस को बोर्ड पर देखते हैं। जैसे कि आपके पास में हाइड्रोजन है और आप इसको रिएक्शन करवाते हो ऑक्सीजन से और ये बना देता है आपके पास में वाटर के मॉलिक्यूल्स। बैलेंसिंग की बात करें तो यूं बैलेंस हो जाएगा ये। इसके अलावा जैसे कि आप देख सकते हो आपके पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप रिएक्शन करवा दो H2SO4 से तो ये रिएक्शन करके बना लेते हैं कैल्शियम सल्फेट और साथ में ये 2 मोल्स बनाएंगे किसके, वाटर के। थोड़ा सा बोर्ड को एक्सप्लेनेशन की देर से देखिए। हमेशा जब कोई टीचर आपको पढ़ा रहा हो तो वहां से इंफॉर्मेशन निकालिए एंड आई गारंटी यू हम आपको इन चीजों से ऐसी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन निकाल के देंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी केमिस्ट्री के इस एकेडमिक एक्सेलेंस की जर्नी में। बात करते हैं हम लोग 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक फ्यूल है, इसमें आग लगता है, रॉकेट फ्यूल इसी से यही यूज होता है। ऑक्सीजन सपोर्टर ऑफ कंबशन है और दोनों मिलकर बना रहा है वाटर और वाटर फायर को एक्सटिंग्विश कर देता है। तो डेफिनेटली इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से अलग है, तो फिर ये केमिकल रिएक्शन है कहीं ना कहीं। दूसरी बात, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और बात करें H2SO4 की, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड और दोनों मिलकर बना रहा है कैल्शियम सल्फेट। ये एक साल्ट है, आसानी से अपने हाथ में ले सकते हैं, बाकी काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो चीज बन रहा है उसकी प्रॉपर्टी इनिशियल सबस्टेंस से अलग है, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन में जो सबस्टेंस बनेगा उसकी प्रॉपर्टी पुराने सबस्टेंस से बिल्कुल अलग होगी। बात करते हैं ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड की और मेकिंग ऑफ बॉन्ड की। तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड और मेकिंग ऑफ बॉन्ड की अगर बात करें तो सेम रिएक्शन को हम लोग एज एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। 2 मोल्स है हाइड्रोजन के,
तो 2 मोल्स अगर हाइड्रोजन के तो H बॉन्ड H, ये H2 एक हुआ। अब दूसरे के लिए हम लोग करेंगे H सिंगल बॉन्ड H, और O2 है यहां पर O डबल बॉन्ड O, और ये बनाता है H2O, H सिंगल बॉन्ड O एंड H एंड सिंगल बॉन्ड O एंड H। अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, हाइड्रोजन ने इधर भी बॉन्ड बनाया, इधर भी बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये जो बॉन्ड है ये इस हाइड्रोजन में भी गिनती होगा, इस हाइड्रोजन में भी गिनती होगा। कल परसों ना एक छोटी सी बच्ची आ गई मेरे पास पूछने के लिए, बोले सर आप मेरे पास पार्टी में आइएगा शाम में, मेरी मम्मी का ना मैरिज एनिवर्सरी है। तो मैंने पूछा कि हाँ ठीक है आ जाएंगे, लेकिन पापा का कब है? वो बच्ची बोली सर वो तो हम पूछ के बताएंगे। बिकॉज वो बच्ची ना छोटी सी थी, उसको पता नहीं था कि वो मैरिज एनिवर्सरी जिस दिन पापा का होगा उस दिन मम्मी का होगा, दोनों का सेम होगा। शादी में दोनों एक साथ बंधे रहते हैं, दोनों एक साथ सर फोड़ते हैं, उसी तरह से यहाँ पर ये जो बॉन्ड है उसमें दोनों बंधे हुए हैं, दोनों एक साथ सर पीट रहे हैं। ये बॉन्ड इसका भी है, ये बॉन्ड इसका भी है। हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाया है। ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जुड़ा है हाइड्रोजन हाइड्रोजन से, और जब ये रिएक्शन हो जाता है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ता है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से। कहने का मतलब यहाँ पर O बॉन्ड O नहीं है, यहाँ O बॉन्ड O है। यहाँ H बॉन्ड H नहीं है, यहाँ H बॉन्ड H है। मतलब ये पुराने वाले जो बॉन्ड्स हैं ये टूट गए हैं और नए कुछ बॉन्ड्स बन गए हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं जब कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो एटम्स के पुराने बॉन्ड्स टूट जाएंगे और नए बॉन्ड देंगे, यहाँ पर आपस में नए बॉन्ड्स बनेंगे और प्रोडक्ट बन जाएगा। एक और बात याद करो, बहुत पहले की हम पढ़ते थे कि एटम्स वो होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और मॉलिक्यूल्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो फिर आप कहेंगे सर आप तो H2 को पार्टिसिपेट करवाएं। हाँ, क्योंकि इन्वायरमेंट में ये हाइड्रोजन गैस H2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब ये रिएक्शन करने जाता है तो वो मॉलिक्यूल टूट करके कुछ एटम्स में कन्वर्ट हो जाता है और वही एटम्स फिर रिएक्शन करते हैं। अल्टीमेटली रिएक्शन एटम ही करता है, लेकिन एनवायरमेंट में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग समझ चुके हैं केमिकल रिएक्शन क्या है। हम लोग ये भी समझ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन में पुराने बॉन्ड बनते हैं, टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। हम ये भी समझ चुके हैं केमिकल रिएक्शन में जो चीज बनेगा उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी और जो चीज पहले से होगा उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। बात करते हैं कुछ और हम लोग। एक केमिकल रिएक्शन को बच्चे रिप्रेजेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है N1A। जैसे सिंपली हम लोग कहते हैं कि A रिएक्शन कर रहा है B से और बना रहा है C और D। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका हमसे पूछे कि भाई कितना A लिए हो तुम, हम कह दें कि N1 लिया है हमने। पूछा कोई कि कितना B लिए हो, हम उससे कह दें कि N2 मोल्स ऑफ B लिए हैं। पूछे कितना C लिए हैं तो N3 मोल्स ऑफ C लिए हैं। पूछे कितना D लिए हैं तो N4 मोल्स ऑफ D लिए हैं। ये जो तुम्हारे पास C है और ये जो तुम्हारे पास D है ना, ये दोनों बंदे क्या हैं हमारे, ये हमारे प्रोडक्ट हैं। और ये जो तुम्हारे पास A है और ये जो तुम्हारे पास B है ना, ये दोनों बंदे हमारे क्या हैं, रिएक्टेंट हैं। तो रिएक्शन में इनिशियली जो सबस्टेंस पार्टिसिपेट करता है वो रिएक्टेंट है और रिएक्शन के बाद जो चीज बन रहा है वो हमारा प्रोडक्ट है। फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि रिएक्टेंट क्या है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं द सबस्टेंस इनिशियली take part in reaction, RCK पे power n reaction simply, and the substance formed as a result of reaction। तो रिएक्शन में जो सबस्टेंस इनिशियली शुरू में हिस्सा ले रहे होंगे वो हमारा रिएक्टेंट होगा और जो बाद में बन के पैदा होगा वो हमारा प्रोडक्ट होगा। रिएक्शन में जो बनेगा वो हमारा प्रोडक्ट होगा, रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करेगा वो हमारा रिएक्टेंट होगा। अब गौर करिए छोटी छोटी और बातों पर, जैसे कि क्या होता है जब एक रिएक्शन होगा। जैसे आपके बाइक में पेट्रोल है और आप बाइक चला करके कहीं जा रहे हो घूमने के लिए दिल्ली में, तो जैसे जैसे आप बाइक चलाते जाओगे आपका पेट्रोल धुआं बनते जाएगा। धीरे धीरे तुम्हारे गाड़ी का पेट्रोल घटते जाएगा और धीरे धीरे इन्वायरमेंट में धुआं बढ़ते जाएगा। मतलब कि जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन होते जाता है रिएक्टेंट का अमाउंट धीरे धीरे घटते जाता है और प्रोडक्ट की अमाउंट धीरे धीरे बढ़ती जाती है। सिंपल सी बात है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और बात करते हैं। एक एग्जांपल लेके समझिए, जैसे कि N2 हो और साथ में रिएक्शन कर रहा हो हाइड्रोजन से और ये बना रहा हो अमोनिया NH3 और ये इसके 2 मोल्स मिलेंगे, यहां पर इसके 3 लिक्विड होंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऐसे पढ़ेंगे हम लोग कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन का आगे कुछ नहीं हुआ तो 1 पढ़ना, क्योंकि बचपन में हम लोग पढ़ते थे भूत आया तो कितना भूत आया, 1 आया। डकैत आया तो 1 आया। उसी तरह से अगर नाइट्रोजन है कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। अमोनिया कितने हैं, 2 है। इसको पढ़ने का तरीका होगा 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन
टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। इसका मतलब ये जो 2 है ये 3 है, इसके आगे में जो कुछ नहीं है तो 1 है, ये भी कुछ ना कुछ चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो आपका N1 है, ये जो आपका N2 है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है मेरे बच्चों? तो इसका एक खास नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। इसका नाम होता है स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपसे पूछें, नॉर्मल सा रिएक्शन हम लोग करते हैं, जैसे कि हमारे पास में एक छोटा सा बात आएगा, हम लोग इस एग्जाम्पल को यहाँ पर ले लेते हैं। हमारे पास में आ रहा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड OH होल थ्राइस और प्लस HCl है, और दोनों रिएक्शन करके ना बना रहा है AlCl3, और साथ में बन रहे हैं कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के, कुछ मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो इस रिएक्शन में OH 3 है, H 1 है, जबकि वाटर बनने के लिए एक H एक OH से मिलता है, तो इसके आगे में ना हमको लगाना पड़ेगा 3। तो अब ये रिएक्शन यहां पर 3 लगाने के बाद बैलेंस हो जाएगी। अब अगर हम पूछें कि AlOH होल 3 मतलब कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? आंसर इज 1। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? आंसर इज 3। एल्यूमिनियम क्लोराइड का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? आंसर इज 1। और वाटर का क्या है? आंसर इज 3। तो हम लोग समझ रहे हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम लोग समझ चुके हैं। कहीं ना कहीं हम लोग जनरल रिएक्शन का प्रेजेंटेशन भी देखे, इसको प्रेजेंट करने का तरीका N1A N2B टेंड्स टू फॉर्म N3C N4D, इस तरह से। अगर प्रोडक्ट ज्यादा है तो आगे भी बढ़ते रहेगा DEF, इधर भी रिएक्टेंट ज्यादा है तो ये भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन एक जनरल रिप्रेजेंटेशन यही होगा हमारा। हम लोग केमिकल रिएक्शन को समझ चुके हैं कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि कोई पुराना सबस्टेंस होता है जिसके कि मॉलिक्यूल्स या उसके अंदर के आयंस नए तरीके से रीअरेंज करते हैं और नया कंपाउंड बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टी पुराने से बिल्कुल अलग होती है। इसको एसिड बेस्ड रिएक्शन से ज्यादा अच्छे से समझा जा सकता है। जैसे कि अगर आप लोग NaOH लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और अगर आप लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो याद रखिएगा इस पर माइनस, इस पर प्लस चार्ज आता है, इस पे माइनस, इस पर प्लस चार्ज होता है। बाय द वे इस पे पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस होता है, आगे फर्दर क्लास में पढ़ेंगे। होता क्या है कि ये माइनस इस प्लस के पास चला जाता है Na प्लस के पास, और ये OH माइनस इस H प्लस से मिल जाता है, और ये दोनों मिलके बनाते हैं H2O, और ये दोनों चीज मिलके बनाता है NaCl। ये एक साल्ट है, ये एक एम्फोटेरिक सबस्टेंस, ये एक एसिड है और एक बेस है। जो चीज बन रहा है वो नया चीज है, जो चीज पहले था वो पुराना चीज था, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी अलग है, उसकी प्रॉपर्टी अलग है। ऑफ कोर्स ये केमिकल रिएक्शन है। क्या हो रहा है, ये जो आयन है Na प्लस पहले OH माइनस से जुड़ा था, अब ये Na प्लस Cl माइनस से जुड़ा है, तो नए तरीके से ये रीअरेंज हो जा रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। अब हम लोग आते हैं केमिकल रिएक्शन से आगे बढ़ेंगे, हम लोग बात करेंगे बच्चों छोटी चीज के बारे में जिसका नाम होता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है इसको समझना बहुत आसान है। केमिकल इक्वेशन को आप बोलते क्या हो? आप बोलते हो सर कि केमिकल रिएक्शन में कोई जो काम हो रहा है उसको शॉर्ट एंड सिंबॉलिक फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो वही होगा हमारा केमिकल इक्वेशन। जैसे कि छोटी सी बात, हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो जैसे कि एक केमिकल इक्वेशन हम लेते हैं C3H8, इस बंदे का नाम होता है प्रोपेन। ये एक तरह का गैस है, हाईली कंबस्टेबल। अगर आप ऑक्सीजन में इसको रिएक्शन कराओगे, रिजल्ट में आपको मिलेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और मिलते हैं वाटर वेपर, लेकिन फॉर्मूला तो H2O ही लिखाएगा। अब इसको देखो, जैसे ये केमिकल इक्वेशन यहां लिखे हैं हम, इस केमिकल इक्वेशन को लिखने का क्या क्या तरीका हो सकता है? एक तो प्रोपेन लिखा हमने, यहाँ ये बंदा मेरा ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर है। इसको ऐसे ना लिख करके बचपन में याद करिए, क्लास 5 में 6 में आपकी मैम सिखाई होगी स्कूल में, इसको वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखने के लिए यूं, प्रोपेन प्लस ऑक्सीजन बना रहा है ये क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में ये क्या बना रहा है? वाटर, या कह दो वाटर का वेपर कह सकते हैं। तो बचपन में मैम ऐसे सिखाती थी। जब तुम रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को वर्ड्स में लिखोगे तुम उसको कहोगे वर्ड इक्वेशन। जब तुम रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को वर्ड में नहीं लिखोगे, फॉर्मूला या सिंबल्स का इस्तेमाल करके लिखोगे, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं होगा। तुम्हारे रिएक्शन से यह पता चलेगा कि क्या बन रहा है, लेकिन यह पता नहीं चलेगा कि कितना प्रोपेन, कितना ऑक्सीजन से कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो यह केवल रिएक्शन का ढांचा बता रहा है, कुछ और नहीं बता पा रहा है ये। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं बच्चों स्केलेटल इक्वेशन। और सबसे फैंटास्टिक तरीका आता है जो थर्ड वाला हमारा होता है, और उसको हम लोग कहते हैं एक
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में सेम रिएक्शन हम ले रहे हैं, C3 लेते हैं हम, H8 ले रहे हैं हम लोग, रिएक्शन करवा दे रहे हैं इसको O2 से, और ये बना रहा है CO2 और प्लस ये बना रहा है H ट्वाइस ऑफ O वाटर। अब छोटी सी बात पे आपको गौर करनी है, C3 है, यहाँ C1 है। बैलेंस करने के लिए कभी भी इधर कुछ मत लगाना, उससे फॉर्मूला चेंज होगा, तुमको हमेशा आगे में लगाना है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो कार्बन यहाँ 3 हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पर 2 है, तो आगे में 4 लगा दीजिए। देखिए कार्बन मैंने बैलेंस किया, हाइड्रोजन किया, लेकिन ऑक्सीजन को पहले बैलेंस नहीं किया, क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड में ऐसे में आप फंस जाते हैं। हमेशा बाकी चीजों को पहले बैलेंस कीजिए, कभी भी उस चीज को पहले बैलेंस मत कीजिए जो रिएक्टेंट में एक बार आ रहा हो लेकिन प्रोडक्ट में 2 बार आ रहा हो, या प्रोडक्ट में एक बार हो रिएक्टेंट में 2 जगह पर हो। मतलब जरा से देखो, ऑक्सीजन इसमें है, इसमें नहीं है, तो LHS में रिएक्टेंट साइड यहां ऑक्सीजन है, यहां नहीं है, और RHS में यहां भी ऑक्सीजन है, यहां भी ऑक्सीजन है। तो ऐसे में दोनों जगह पे बैलेंसिंग का ध्यान देना पड़ेगा। तो ऐसे स्पेसीज को सबसे लास्ट में बैलेंस करो, बैलेंस हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन को ना बैलेंस करने के मेनली 2 ही तरीके होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन आयन मेथड और एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इलेक्ट्रॉन आयन मेथड को हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं। दोनों चीजें आपको क्लास 11th के केमिस्ट्री के रेडॉक्स चैप्टर में पढ़ने हैं, और यहां पर हमको चलाना पड़ेगा काम हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो हिट एंड ट्रायल का भी छोटा छोटा ट्रिक्स होता है, तो जो दूसरा पार्ट अपलोड होगा उसमें हिट एंड ट्रायल की कुछ ना कुछ टेक्निक्स हम सीखेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग को यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो ये रिएक्शन में अब देखो ऑक्सीजन को, यहाँ पर 3 है, 3 2 6, और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, 1 4 4, 4 and 6 टोटल 10। तो RHS में टोटल अगर 10 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 है, तो 2 के आगे में हमको क्या लगा देना पड़ेगा 5, और हमारा ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया। तो तीसरा तरीका है हमारा क्या, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो कहीं ना कहीं वर्ड केमिकल इक्वेशन ना बच्चे में पढ़ते थे, इससे कोई मतलब नहीं है। हमको 2 बात पे फोकस करना है, स्केलेटल इक्वेशन, और किस पर फोकस करना है हमको, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हम लोग बोर्ड के इस पार्ट में आते हैं और बात करते हैं कि स्केलेटल में और बैलेंस्ड में छोटी छोटी क्या सब फर्क हैं, उन फर्क को देखने की कोशिश करते हैं। देखिए छोटे छोटे फर्क को, सबसे पहले आप देखिए स्केलेटल के बारे में, और फिर हम लोग देखेंगे बैलेंस्ड के बारे में। हम लोग इस तरह से इसको 2 पार्ट में बांट देते हैं। तो अगर आप स्केलेटल के बारे में देखिएगा तो पहला पॉइंट क्या है कि इसमें आपको कैसा इंफॉर्मेशन मिलता है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। मतलब ये क्वालिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि क्या बन रहा है वो बताएगा, वो गैसियस है या नहीं है, ये सब बात बताएगा। लेकिन इसका क्या खासियत होगा, ये भी बता रहा है कि क्या बन रहा है, और ये भी बता रहा है कि कितना बन रहा है। तो इसमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको, ये क्वालिटेटिव भी होगा आपके लिए एंड क्वांटिटेटिव भी होगा आपके लिए। मतलब ये आपको बताएगा क्वांटिटेटिव, तो ये आपको बताएगा कि कहीं ना कहीं उस रिएक्शन की क्वालिटी क्या है, मतलब क्या बन रहा है, और उस रिएक्शन में कितना बन रहा है, क्वांटिटी भी बताएगा। ये सिर्फ आपको क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन देगा। पहला फर्क तो आपका ये हो गया। दूसरा फर्क, याद करो तुमने क्लास 9 के 3rd चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जितना रिएक्टेंट उतना प्रोडक्ट बनेगा। तो उस हिसाब से अगर देखें, ये तो नहीं बना रहा है, इधर कार्बन 3 है, इधर कार्बन 1 है, ये तो पाप कर रहा है कि नहीं। तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि ये डज नॉट ओबे, क्या ये ओबे नहीं करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे नहीं करता है। और अगर इसकी बात करें तो ये ओबे करता है किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। समझ में आ चुकी है बात हमारी। अब हम लोग 3rd पॉइंट पर बात करते हैं। जो 3rd पॉइंट है हमारा, वो 3rd पॉइंट हमारा क्या है, उसके ऊपर गौर करते हैं। 3rd पॉइंट में यहां कोई एटम 3 है, यहां कोई एटम 1 है, लेकिन यहां 3 है तो यहां भी 3 है। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज नॉट इक्वल। और यहां पर तीसरा पॉइंट हम लोग क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट
इस क्या होगा हमारे लिए, ये चीज कैसा होगा हमारे लिए, इक्वल होगा। तो ये तीन छोटी छोटी बातें हैं। पहला बात, इसमें क्वालिटेटिव बताता है कि क्या बनेगा वो पता चलेगा। ये क्वांटिटेटिव बताएगा मतलब कि क्या बन रहा है और कितना बन रहा है ये भी बताएगा। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे नहीं करता है, ये ओबे करता है। और थर्ड बात, इसमें जितने भी तरह के एलिमेंट के आयंस या एटम्स होंगे वो LHS RHS में बराबर होंगे बैलेंस्ड में, लेकिन LHS RHS में बराबर नहीं होंगे स्केलेटल में। ये तीन बेसिक फर्क है, समझ चुके हम लोग। क्लास 10th में एक बार पूछा भी गया है कि हम लोगों को एक केमिकल रिएक्शन क्यों बैलेंस करना होता है, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि एक केमिकल रिएक्शन हमको इसीलिए बैलेंस करना पड़ता है ताकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे। सिंपल, 1 मार्क्स में पूछा जाएगा आपको। जब हम लोग ये चीज कर चुके हैं तो हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ आएंगे। हमारा अगला टॉपिक आएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। बिल्कुल बुआ, तुमको कॉपी की एक एक चीज पढ़नी पड़ेगी अपने बुक के टॉपिक की, बिल्कुल स्किपिंग नहीं कि सीधा टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे चले गए, नहीं करना है ऐसा। कहीं पे चले गए उड़ के, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, बारीकी से पढ़ना है, एग्जाम में स्कोर भी करनी है और अपना ग्राउंड भी अच्छा रखना है। तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगे या कम टाइम लगे कोई मतलब नहीं, उससे छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे। और स्लोली स्लोली जैसे ही मुझे लगेगा आपका बोर्ड लेवल का कंसेप्ट हो चुका है, फिर हम लोग ऊपर लेवल की बात करेंगे, सारी चीजों को देखेंगे, कॉम्पिटिटिव बात भी करेंगे हम लोग। पहले देखते हैं, एक छोटा सा हेडिंग आता है आपका, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बच्चे अक्सर पूछते हैं सर ये चीज क्या है, ये क्या भला है। सिंपल सा चीज है, अगर जानने की कोशिश करोगे 2 लाइन में समझ सकते हैं। क्या होता है, तुम मटन बनाते हो, जैसे वैसे तो कुकर में बना सकते हैं, लेकिन अगर तुम कढ़ाई में बांटो, नहीं ये मत बोलना सर लॉकडाउन में आप मटन का बात कर रहे हैं, दिल का अरमान जग रहा है मेरा। नहीं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अगर आप मटन बना रहे हैं और कढ़ाई में अगर आप उसको बना रहे हैं, तो आप ऐसे ऐसे उसमें कढ़ाई में चला रहे हो उसको, आपको देख के लगता है ना कि मटन पक गया है। कब लगता है, जब आपको लगता है वो जो फ्लैश है वो हड्डी से प्रॉपर्ली कनेक्टेड नहीं, आपको लगता है नहीं सर बन रहा है, या स्मेल आने लगती है तो लगता है बन गया है, या स्टीम फॉर्म होने लगता है तो लगता है बन गया, या कुकर सीटी मारने लग जाए तो लगता है बन गया, या फिर कई बार आप उसका कलर देखकर डिटेक्ट कर लेते हैं नहीं मटन हो गया है सर। उसी तरह से जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है, कोई ना कोई ऐसा चेंज होगा जो तुम अपने सेंस का यूज करके आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हो। A chemical reaction is accompanied by some easily observable changes which we can observe by using our sense. ये apparent change होते हैं, बिल्कुल देखने से पता चल जाएगा कि क्या चेंज हुआ है, और उसको देख के तुम कह सकते हो कि हाँ सर केमिकल रिएक्शन तो हो गया। आसानी से हम समझ रहे हैं कि हमको समझ में आ रहा है केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो बेसिकली इसके 5-6 तरीके होते हैं, उन पे हम लोग गौर करेंगे। तो हम लोग 2 कॉलम बना लेते हैं, 3 तरीके इधर देख लेते हैं, 3 इधर देख लेते हैं। एक तो नंबर पहला आता है ना आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस। कई बार जब कोई रिएक्शन होता है वहां पर ना जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें कोई ना कोई चीज गैस बनेगा। अगर पानी के अंदर रिएक्शन कर रहे हो और गैस बन गया तो वो गैस बुलबुला बन के बाहर आएगा, तो तुमको इंडिकेट करेगा कि केमिकल रिएक्शन हो गया है। जैसे कि छोटा सा तरीका है कि आप ना एक टेस्ट ट्यूब कोनिकल फ्लास्क ले लो आप, और इस कॉनिकल फ्लास्क में ना आप ना डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको इसमें रखना है। तो डिल्यूटेड HCl हमने इसके ऊपर रखा, और हम ना क्या कर रहे हैं कि कहीं से ले आकर इसमें कुछ जिंक के ग्रैनुअल्स को हम लोग एक स्पून के हेल्प से कुछ जिंक के ग्रैनुअल्स को हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो वो जो जिंक के ग्रैनुअल्स अगर आप इसमें ऐड करोगे तो वो जिंक के ग्रैनुअल्स यहाँ आएंगे। जैसे ही रिएक्शन होगा तो Zn काफी रिएक्टिव है। क्लास 8 में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज था, क्लास 10 में भी मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर में मिलेगा आपको। तो Zn और इसके साथ आप दे रहे हो क्या, डिल्यूटेड HCl की बात कर रहे हो, दोनों रिएक्शन करके बना देगा ZnCl2 और ये लूज कर देगा हाइड्रोजन गैस। अगर बैलेंसिंग की बात करें तो ये जो आपका HCl है इसके पहले आपको 2 लगाना पड़ेगा। तो HCl के पहले 2 लगाया आपने, एरो करके ये रिएक्शन आपका आ गया। अब ये जो सबस्टांस है गैसियस स्टेट में ये बनने के साथ उड़ने लगेगा। तो फिर आप क्या नोटिस करोगे, आप नोटिस करोगे कि इसके अंदर में कुछ ऐसा करके बबल्स आने लगा, और इन बबल्स को अगर आप निकालोगे और बबल्स को बाहर अगर आप माचिस स्टिक के पास ले जाओगे तो पॉप फिजिंग साउंड के साथ ये जलेगा।
जिससे पता चलेगा कि निकलने वाला गैस जो है वो हाइड्रोजन ही है, ये H2 गैस है। तो कई बार कोई रिएक्शन जब आप करवाते हैं तो जो प्रोडक्ट आपका बनता है उस प्रोडक्ट में निकलने वाले सबस्टेंस में एक सबस्टेंस कोई एक गैस होता है, उस गैस का बुलबुला या उस गैस का इफरवेंस ये बता देता है केमिकल रिएक्शन हो गया है। ये केमिकल रिएक्शन का हुआ एक कैरेक्टरिस्टिक। हम लोग आते हैं केमिकल रिएक्शन के दूसरे कैरेक्टरिस्टिक में। ये बताता है आपको चेंज इन स्टेट के बारे में, मतलब कि अगर रिएक्टेंट सॉलिड है तो प्रोडक्ट गैस हो गया, अगर प्रोडक्ट सॉलिड है तो रिएक्टेंट गैस हो गया। कोई दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क हो जाता है, दोनों सेम चीज नहीं होता है, और इससे पता चल जाता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे कि चेंज इन स्टेट का क्या एग्जांपल दे सकते हैं? वैसे पेट्रोल का जलना भी अच्छा एग्जांपल है। पेट्रोल लिक्विड स्टेट में जल के बन गया धुआं और वो स्मोक जो है वो गैसेस कंडीशन में, एक एग्जांपल आपका हो सकता है। उसके बाद और भी क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? जैसे आपके पास में कैल्शियम कार्बोनेट हो, तो कैल्शियम कार्बोनेट ना अच्छा खासा सॉलिड है, और इस सॉलिड को ना हम लोग गर्म करके हीट करेंगे। देखो गर्म को बोलते हैं थर्म, हीट को, और लाइसिस मतलब टूटना। तो हीट देके अगर आप इसको तोड़ेंगे तो आप इसका करेंगे थर्मोलाइसिस। तो थर्मोलाइसिस के बाद ये टूट जाता है और ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड तो आपका सॉलिड ही है, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका गैस है, और गैस जब भी बनता है उड़ने लगता है। तो ये जो उसकी ऊपर जाने की प्रोसेस होगी ये आपको कंफर्म कर देगा कि केमिकल रिएक्शन आपका हो चुका है। तो ये एक अच्छा सा एग्जांपल है आपका चेंज इन स्टेट का। वैसे बॉइलिंग ऑफ एग भी अच्छा एग्जांपल है, वो भी लिक्विड स्टेट में बॉयल करते हैं तो उसके अंदर का प्रोटीन में ग्लोबलाइजेशन होता है और वो प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड स्टेट में, तो वो भी एक अच्छा एग्जांपल है आपका। तो फिलहाल आते हैं, दो एग्जांपल्स हमने कर लिया, एक हमने देखा इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा हमने देखा चेंज इन स्टेट। अब एक तीसरे एग्जांपल की तरफ आते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो तीसरा एग्जाम्पल है हमारा, ये तीसरा एग्जाम्पल बहुत इजी है और ये अक्सर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखने के लिए मिलता है और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर वो बेस्ड है। तो देखते हैं आगे जब टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें भी देखना। फिलहाल यहां देखते हैं कि चेंज इन कलर, चेंज इन कलर ये भी एक कैरेक्टर है। क्या होता है कि रिएक्टेंट है ब्लू, प्रोडक्ट बन गया पीला, रिएक्टेंट है काला, प्रोडक्ट हो गया नीला, ऐसा होता है। जैसे कि तुम ब्लैक कलर का कोई साबुन लगाओ और झाग बनता है तो उजला होता है, तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका कलर उजला है, रिएक्टेंट का काला है, तो पता चल रहा है कि नहीं रिएक्शन तो हो रहा है। उसी तरह से यहाँ गौर करते हैं चेंज इन कलर का। जैसे कि आप क्या करो कि आप एक बीकर लो छोटा सा, और उस बीकर के अंदर में ना आप ये ऐसे जब लिखोगे ना तो लगता है घोड़ा दौड़ रहा हो, टिक 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 टिक। हाँ, तो यहाँ पर ना तुम कॉपर सल्फेट लोगे हम लोग, CuSO4। तुमको बता दें कि CuSO4 का कलर ना होता है ब्लू। आज ब्लू है पानी पानी नहीं, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। और इसके अंदर में ना हम ना एक नील डाल देते हैं, नील बोले तो कांटी, कांटी डाल देते हैं इसके अंदर, और ये कांटी बना हुआ है आयरन, आयरन वही आयरन मैन वाला आयरन। तो ये तो बचपन से जान रहे हैं हम, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम है, तो कोई ना कोई कांड तो होगा। तो कांड क्या हुआ कि CuSO4 से हमारे आयरन भाई साहब ने कहा चलो फुटो, तो ये आयरन CuSO4 के साथ आ जाता है और ये बना लेता है FeSO4 और ये डिस्प्लेस कर देता है हमारे कॉपर भाई साहब को। कॉपर भाई साहब मेटल हैं और हैवी हैं और पानी के अंदर रिएक्शन हो रहा है, तो भारी होने के कारण बेचारे नीचे जाकर बैठ जाएंगे। तो क्या होगा अगर आप ऐसा करते हैं तो थोड़ी देर बाद आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि आपका बीकर यूं यथावत अपनी जगह पर बैठा हुआ है और इसके अंदर का जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन के कलर अब चेंज हो गए हैं। अब जो सोल्यूशन के कलर हैं वो हो गए हैं ग्रीन कलर के और ये बन गया है FeSO4। जब ये कांटी था तो बेटा समझो इसको ठीक से, इसमें से धीरे धीरे कुछ 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 आयरन रिएक्शन करते गया होगा, कॉपर निकलते गया होगा। कांटी तो ऊपर था तो रिएक्शन कर करके सोल्यूशन में चला गया। अब सोल्यूशन में तुम्हारा कॉपर है वो कहाँ जाएगा, ऊपर तो नहीं जाएगा, वो जाकर नीचे बैठ जाता है। तो नीचे पर आप देखोगे कि नीचे पर एक ऐसा लेयर बन गया है और ये जो लेयर है ना तुम्हारा, ये है आपका कॉपर का लेयर, ये कॉपर मेटल है आपका। तो ये कॉपर मेटल नीचे में आकर बैठ जाता है। तो ये एक एग्जांपल हुआ हमारा चेंज इन कलर का, कि कलर भी चेंज हो सकता है, इनफैक्ट होता है। तो ये हम लोग 3 कैरेक्टरिस्टिक कर चुके हैं। हम लोग आगे भी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक करने वाले हैं। एक और कैरेक्टरिस्टिक जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए,
उसको हम लोग गौर करते हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इसको समझना ज्यादा मजे का काम है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की भी अगर आप बात करो, प्रेसिपिटेट, इतना लंबा लिखने के बजाय कई लोग शॉर्ट में ना इसको PPT डॉट कर देते हैं। शॉर्ट का जमाना है ना। जैसे चट्टोपाध्याय को चटर्जी कर दिया, मुखोपाध्याय को मुखर्जी कर दिया, शॉर्ट का जमाना है। देखते हैं हम लोग इसको। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट किस टाइप के केमिकल रिएक्शन में देखने के लिए मिलेंगे? अगर आप इसके बारे में बात करेंगे तो दो केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। एक तो डिस्प्लेसमेंट में भी देखने के लिए मिलेगा, और ज्यादातर आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये सब चीजें देखने के लिए मिलेंगी। बोर्ड पर हम लोग छोटे छोटे रिएक्शन से इसको देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम लोग अगर बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो ये हमारा एक बीकर है, और इस बीकर के अंदर में ना हमने एक सोल्यूशन लिया हुआ है, और ये जो सोल्यूशन है हमारा ये लेड नाइट्रेट का है, ये PbNO3 का है। PbNO3 लेड की वैलेंसी 2 भी होती है, तो एक कंपाउंड ये ऐसे बनाता है। और इस कंपाउंड में ना हमने आकर छोटे से डब्बे से कुछ ड्राई पाउडर इसमें गिरा दिए, और ये जो हमारा ड्राई पाउडर इसके अंदर हम लोग गिरा रहे हैं, ये जो ड्राई पाउडर है वो ये हमारा पोटेशियम आयोडाइड का है, Ki का है। तो जब ये जाकर इसमें मिलता है तो रिएक्शन होता है। देखो ये PbNO3 होल ट्वाइस रिएक्शन करता है Ki, बोले तो पोटेशियम आयोडाइड से, और एज अ रिजल्ट ये क्या बनाता है, इसको समझना थोड़ा सा आसान है। कई बच्चे कहते हैं कि सर PbNO3 K के पास जाएगा या I इसके पास आएगा या उल्टा होगा, ये समझ में नहीं आता। इसको समझना बहुत आसान है। तुम लोग देखा होगा कि अच्छा बॉस अच्छा एम्प्लॉय खोजता है, गंदा बॉस गंदा एम्प्लॉय खोजता है, सस्ता एम्प्लॉय 2 टका में काम कर दो, कोल्हू के बैल की तरह। उसी तरह से अच्छे केटायंस अच्छे एनायंस की तरफ जाते हैं। केमिस्ट्री में ये अच्छा वर्ड का क्या मतलब है? ये अच्छा का मतलब है रिएक्टिव। जो ज्यादा रिएक्टिव केटायन होगा वो ज्यादा रिएक्टिव एनायन के पास जाएगा। अगर पहले से वो कम रिएक्टिव केटायन के पास है तो अगर उसको मौका मिले एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन करने का तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग केटायन ज्यादा रिएक्टिव केटायन एनायन के साथ जाकर के मिल जाएगा। तो हम आपको बताएं कि यहां जो नाइट्रेट है, यहां जो आयोडाइड है, इन दोनों में ये नाइट्रेट ज्यादा रिएक्टिव है, और यहां जो लेड है और यहां जो पोटेशियम है, इन दोनों में पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है। तो पोटेशियम ये ले लेता है NO3 को, और ये बनाता है KNO3, और साथ में बनता है ये PbI2। हम आपको बता दें कि PbI2 एक प्रेसिपिटेट फॉर्म कैरेक्टर है आपके लिए देखने के लिए, और ये है चेंज इन टेम्परेचर। वैसे तो इसके सारे के सारे एग्जाम्पल्स बड़े खतरनाक हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल सिंपल भी हैं। चलो, कभी ग्लूकोज को यूं ही उठा के पाउडर को मुंह में फांके हो? ऐसे थोड़ा ग्लूकोज लिए, एक चम्मच मुंह में डाल दिए, तो जैसे ही तुम ग्लूकोज को मुंह में डालोगे तुमको ग्लूकोज लगने लगेगा ठंडा ठंडा, कूल कूल, नवरत्न तेल टाइप का। वो जो ठंडा लग रहा है इसका क्या मतलब है? उसने मुंह के अंदर से रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए जो थोड़ी बहुत एनर्जी चाहिए था वो मुंह के अंदर से एज ए हीट उसको एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे ही उसने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो मेरे माउथ का कुछ ना कुछ थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया। तो थर्मल एनर्जी अगर एब्जॉर्ब होगा तो आसपास का एटमॉस्फेयर ठंडा हो जाएगा, तो ठंडा लगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि हाथ में ना तुम डिटर्जेंट ले लो, घड़ी, टाइड, कोई सा जो तुम्हारे घर में हो, और उसको लेकर के हाथ में थोड़ा सा पानी डालो, थोड़ा सा डालना, ज़्यादा नहीं डालना, और आप हाथ में उसको यूं रिंज करके देखिएगा, आपको गर्म फील होगा। मतलब कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और इससे वाला जो प्रोसेस पिछले वाला था वो इंडोथर्मिक था। कभी कभी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कुछ हीट देना पड़ता है, उसको उसका एक्टिवेशन एनर्जी कह सकते हैं। और जैसे ही रिएक्शन होने लगता है, अब वो 2 नेचर का हो सकता है, या तो एक्सोथर्मिक या इंडोथर्मिक। अगर वो एक्सोथर्मिक है तो रिएक्शन होने के बाद बहुत सारा हीट लगेगा, निकलेगा। जैसे कि किसी भी फ्यूल का जलना एक्सोथर्मिक है, पेट्रोल का जलना, कागज का जलना, दिल का जलना नहीं है, दिल का जलना उसमें नहीं आता। तो देखते हैं इसके बारे में। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या है? अच्छा, पेट में जो जलन होता है वो भी एक्सोथर्मिक है, एसिडिटी वाला। चेंज इन टेम्परेचर की बात करते हैं तो एक आपके पास में कैल्शियम ऑक्साइड नाम का लड़का होता है, इसका नाम ही क्विक लाइम। क्विक क्यों? बड़ी जल्दी ये रिएक्शन करने लगता है, और इसमें अगर आप पानी डाल दो ना,
हाँ, हर जगह पानी डालने से आग बुझता नहीं, कभी कभी लग भी जाता है। ये H2O कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम का एक लड़का। और ये जो लड़का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसके साथ साथ ना बहुत सारा हीट निकलता है। तो फर्क क्या पड़ेगा, एक कंटेनर आप लेते हो, उस कंटेनर के अंदर में ना आपने क्या करा हुआ है कि आपने बहुत सारा पार्टिकल्स रखा हुआ है, और ये जो चीज है आपका, ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, और आप कहीं से शुद्ध जल ला करके ना इसमें गिरा रहे हो। और जैसे ही आप गिराओगे तो आप देखोगे कि यहां पर ये जो चीज बना आपका, ये एक सोल्यूशन बनेगा कहीं ना कहीं, चूंकि ये कहीं ना कहीं सॉलिडिफाई होता है, पानी का मात्रा एक्सेस होता है तो सोल्यूशन के जैसा दिखता है आपको। तो ये जो चीज आपका बना, ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बाय द वे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम है स्लेक्ड लाइम, इसको हम लोग बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, बुझा हुआ चूना हिंदी में कहते हैं इसको। ये वही वाला चूना है जो बिहार के लोग खैनी में रगड़ रगड़ के खाते हैं, वही वाला है। ये बेसिक है, हाईली बेसिक इन नेचर है। आइए बात करते हैं इसके बारे में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, और रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं ना आप, ये ट्रायंगल नहीं है, इसको डेल्टा बोलते हैं हम लोग, बाद में पढ़िएगा, हीट चेंज के लिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बाय द वे, हीट निकलेगा तो यहां रहेगा, रिएक्शन करने के लिए तुम हीट दोगे तो ये इस एरो के आसपास में होगा, तो ये यहां पर एज अ हीट रिलीज हुआ। जैसे ही हीट के तौर पे ये रिलीज होगा तो ये जो कंटेनर है ना आपका, ये कंटेनर ना आपका गर्म हो जाएगा, यहां पर काफी सारी हीट रिलीज होगी, और अगर हीट रिलीज होगी तो वो टेम्परेचर को क्या करेगी मेरे बच्चों, बढ़ा देगी। छोटे छोटे बात याद रखो, T पे पावर R टेम्परेचर, P पे पावर C T प्रोडक्ट, R पे पावर CN रिएक्शन, इसी तरह से छोटा छोटा बात, ताकि लिखने में समय बच जाए हमारा। तो चेंज इन टेम्परेचर, तो जब भी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, हीट निकलेगा, हीट से टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, थोड़ा आसपास के सराउंडिंग से वो हीट लेके एब्जॉर्ब कर लेगा, वहां टेम्परेचर का थोड़ा सा फॉल होगा। तो कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन पढ़ लिए हम लोग, और उसके बाद हम लोग पढ़ लिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये कर चुका है हमने। एक छोटा सा बात है बच्चा, इसको कई टीचर्स इग्नोर कर देते हैं कि हाउ टू मेक अ केमिकल रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव, तो इसी लेक्चर में हम लोग उसको भी कंप्लीट करेंगे, हाउ टू मेक अ केमिकल रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव। अपने केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन के अंदर में इंफॉर्मेशंस डालना है। चलो देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन में इंफॉर्मेशन डालने का क्या क्या तरीका हो सकता है। 6-7 तरीके हम लोग देखेंगे, तो बोर्ड पे ज्यादा जगह है नहीं, 5 देख चुके हैं, 2 बाद में देखते हैं। ये पहला तरीका होता है कि स्टेट बता दीजिए रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, ये बहुत अच्छा तरीका होता है। तो क्या होता है कि जैसे कि आपके पास में कोई सबस्टांस है, ऐसे जब पहले वाला रिएक्शन हम लोग किए, जिंक लिए, जिंक सॉलिड होगा, और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए, दोनों रिएक्शन कर लिया, दोनों रिएक्शन करके बनाया ZnCl2 और प्लस लूज कर दिया हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन गैस बन के ना उड़ गया, तो ये G लिख देना एक तरह से बताता है कि स्टेट को मेंशन कर देना, या फिर कई बार G नहीं लिख के यहां पर एक एरो देते हैं, मतलब कि बन के उड़ गया। देखो कोई भी साल्ट बना और अगर वो नीचे प्रेसिपिटेट नहीं हुआ तो उसके बगल में हमको लिखना चाहिए एक्वस, बोले तो मतलब कि वो पानी के अंदर में मिला हुआ है। ये एक तरीका होगा आपका केमिकल रिएक्शन में किसी इंफॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के स्टेट को बता देना, ये एक तरीका है। अगर हम लोग बात करेंगे दूसरे तरीके की, तो ये कहता है कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस बताना, मतलब जैसे कि तुमको हम एक रिएक्शन देते हैं, जैसे कि N2 है नाइट्रोजन, रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन से और बना रहा है ये अमोनिया, NH3 ये बना रहा है, इसके 2 मोल्स, इसके 3 मोल्स जरूरत पड़ेंगे। ये जो रिएक्शन है इसमें ये तो पता चल रहा है कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन से रिएक्शन करके अमोनिया बना रहा है, लेकिन सोचने की बात है बच्चे, आपका जो हवा है, इस हवा में ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। कभी तुमको लगा तुम रूम में बैठा हुआ है, रूम में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिलकर वाटर बना लिया अपने आप? ऐसा नहीं होता है। या एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन काफी ज्यादा, हाइड्रोजन है, दोनों मिलकर खुद ही अमोनिया बना ली? ऐसा नहीं होता है। उस काम को करने के लिए ना एक एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है। अब वो एक्टिवेशन एनर्जी कुछ खास एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पे आएंगे, उसके लिए कोई खास टेम्परेचर चाहिए होगा, कोई खास प्रेशर चाहिए होगा, वो बताकर हम अपने इंफॉर्मेशंस को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि ये जो अमोनिया बनने का प्रोसेस है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, ये जिस मेथड से बनता है ना उसका नाम है हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस ये बंदे का नाम है, उसके नाम पर ये प्रोसेस रजिस्टर्ड है। अब देखते हैं जरा सा, N2 + 3H2 दिस, ये जो रिएक्शन होता है ये 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होता है, तो ऊपर में लिख सकते हैं। और इस रिएक्शन के लिए ऑलमोस्ट 400 से 450 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर चाहिए, तो वो भी हम मेंशन कर सकते हैं।
तो हमारा तरीका बहुत आसान है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपना प्रेशर बता सकते हैं, कितने प्रेशर पर इन्फॉर्म रिएक्शन हुआ, और उस टेम्परेचर के कंडीशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जितने पर ये रिएक्शन हुआ। तो ये केमिकल रिएक्शन में इंफॉर्मेशन डालने का एक तरीका हो सकता है। आइए तीसरा बात देखते हैं, ये कहता है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अभी मैंने आपसे कहा एक छोटा सा बात, क्या कहा मैंने आपसे कि रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होता है। अब बात करते हैं कैटलिस्ट पे। कैटलिस्ट वो बंदा होता है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बस प्रेजेंट होता है। जैसे तुम पढ़ते हो, लेकिन अगर पापा आंख दिखा दें ए पढ़ो, तो हम लोग उनके प्रेजेंस में बैठ के 1 घंटा में 3 चैप्टर पढ़ लेते हैं, तो वो कैटलिस्ट है। वो खुद कुछ नहीं कर रहे, लेकिन उनके होने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। तो कैटलिस्ट भी उन्हीं की तरह एक सबस्टेंस है जो किसी केमिकल रिएक्शन का रिएक्टेंट या प्रोडक्ट नहीं है। जितना रिएक्शन में डालोगे शुरू में, बाद में उतना का उतना बाहर निकल जाएगा, उसका मास अनचेंज्ड रहता है, लेकिन उसके होने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। सवाल उठता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ता है? आंसर इज कि कोई कैटलिस्ट किसी केमिकल रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट कम कर देता है। तो जितना आपको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, अगर वो एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट कम कर दें तो केमिकल रिएक्शन फास्ट होगा। सो अ कैटलिस्ट इज अ सबस्टेंस व्हिच डू नॉट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, but its presence increases the rate of reaction as a catalyst decreases the activation energy of the reaction. The mass of a catalyst remains unchanged throughout the reaction. Now come and talk about this. Presence of catalyst we can mention. जैसे कि ऊपर वाला एग्जांपल ले लो, जैसे कि नाइट्रोजन है तुम्हारे पास और हाइड्रोजन है तुम्हारे पास, तो ये दोनों चीज ना मिल करके बनाती है अमोनिया। और ये जो बनाने का काम होता है ना अमोनिया का, ये आयरन के सरफेस पर होता है। तो आयरन यहां पर कैटलिस्ट का काम करता है। बॉडी में भी कई सारे कैटलिस्ट बने होते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर इंजाइम्स हैं, वो भी स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, और वो हमारे खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। तो वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। तो आप किसी केमिकल रिएक्शन को लिखते वक्त उसके कैटलिस्ट का नाम मेंशन करो, इससे रिएक्शन में इंफॉर्मेशन आएगा। हीट चेंज, ये बड़ा अच्छा चीज है। जैसे कि तुम क्या कर रहे थे, अभी तुमने पढ़ा कि सर हम मीथेन गैस लेंगे और मीथेन गैस में हम आग लगा देंगे, जैसे पप्पा के पैसा में आग लगाते हैं। तो अगर मीथेन गैस में अगर हम लोग आग लगा देंगे तो क्या होगा, बनेगा CO2 बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, H2SO बनेगा। ये वाटर नहीं है, ये वाटर वेपर है, लेकिन प्रेजेंस इसी तौर पर करेगा। और अगर यहाँ बैलेंसिंग करके देखें तो ऑक्सीजन के 2 मोल्स लगेंगे। इस रिएक्शन में कोई मीथेन गैस को तुम जला रहे हो, हीट तो निकलेगा। तुमको थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में ये भी कैलकुलेट करने के लिए मिलेगा कि कितने बॉन्ड टूटे, कितना हीट निकला। लेकिन फिलहाल हीट निकला है तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हीट का सिंबल दे देंगे। और कई बार हीट एब्जॉर्ब होगा थर्मोकेमिकल रिएक्शन में, स्पेशली थर्मोलाइसिस में, तो वहां पर हम लोग हीट यहां पर देंगे, डेल्टा का साइन, कि हीट एब्जॉर्ब हुआ, इस रिएक्शन में हीट निकल रहा है तो हीट यहां देंगे। ये हीट का होना बता देगा केमिकल रिएक्शन जो है हमारा वो एक्सोथर्मिक है या वो एंडोथर्मिक है। ये हमारे 4 तरीके हुए। कॉन्सेंट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि अगर आप बात करो नाइट्रिक एसिड की, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग एसिड है आपके लिए, इसका एक अलग से हम वीडियो बनाकर डालेंगे। नाइट्रिक एसिड अगर 60% कॉन्सेंट्रेशन पे रिएक्शन करता है सेम मेटल के साथ, प्रोडक्ट अलग होते हैं, और 20% कॉन्सेंट्रेशन पे कर रहा है तो प्रोडक्ट अलग हो रहे हैं। तो नाइट्रिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना आप लिए हैं, कई बार तो उसको मेंशन करने का तरीका होता है मोलैरिटी के टर्म में। सीनियर क्लास में जाओगे तो m/10, या फिर अगर आप अपने स्कूल के लेबोरेटरी में जाओ तो वहां पर H2SO4 की बोतल पर लिखा रहता है m/10 H2SO4, तो उसको कॉन्सेंट्रेशन को मेंशन कहना कहते हैं। फिलहाल क्लास 10 में आप क्या देखते हो, आप कई बार कोई रिएक्शन लिखते हो, जैसे कि आप लिख रहे हो जिंक लिख रहे हो, और अगर आप ना उसको H2SO4 से रिएक्शन करा देते हो तो H2SO4 के शुरू में हम लोग देते हैं डिल्यूटेड। तो ये डिल्यूटेड बताना एक तरह का बताना है कि ये कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, डिल्यूटेड मतलब इसमें पानी ज्यादा है, और ये बना रहा है ZnSO4, और साथ में ये क्या बना रहा है हमारा हाइड्रोजन गैस को ये लिबरेट कर रहा है। तो एक तरीका हो सकता है हमारा। तो ये 5 तरीके हमने देखे। 2 और तरीके हैं मेरे बच्चों, उन दोनों तरीकों को हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। ये जो 2 तरीके हमारे पास में, एक लास्ट तरीका है और 6 नंबर पर हम लोग इसको रखेंगे बैलेंसिंग। सबसे ज्यादा अच्छा तरीका है बैलेंसिंग। जैसे कि तुम वही पुराना कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग C3H8 शुरू में जो देखे थे, हम प्रोपेन को ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे थे,
और ये बना रहा था CO2 और बना रहा था H2O। ये रिएक्शन सिर्फ ये बताता है कि प्रोपेन गैस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर 3 लगाएं, यहाँ पर अगर हम लोग 4 लगाएं, 6 and 4 यहाँ 5 लगाएं, तो अब ये बता रहा है कि 1 मोल ऑफ प्रोपेन रिएक्ट्स विद 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 4 मोल्स ऑफ वाटर। ये एक अच्छा तरीका है बताने का कि क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बैलेंसिंग। और एक सबसे क्रूशियल बात जो हम आपको 7th में बताएंगे, सबसे लास्ट पॉइंट में, एक साइन यूज करना, सेपरेटर बिटवीन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। वो ऐसा हो सकता है या वो ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि ये होते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन जो कि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, और ये होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ये जो सेपरेटर आप लगाते हो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच में, ये आपको बताता है कि जो आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो केमिकल रिएक्शन कैसा रिएक्शन है। जैसे कि आप अगर गौर करो यहाँ पर, तो आपके पास में आएगा नॉर्मल सा चीज, जैसे हम लोग H2 ले लेते हैं और हम लोग O2 ले लेते हैं और बनाते हैं H2O। ये बनने का प्रोसेस बिल्कुल भी रिवर्सिबल नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी से ये रिवर्स होगा, नॉर्मली नहीं होगा। लेकिन अगर आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अगर आप अमोनिया बना रहे हैं, ये एग्जाम्पल ना बहुत काम का है, बार बार इस्तेमाल होगा तुम्हारे लाइफ में। कई सारी इंफॉर्मेशन इसमें समराइज्ड है। ये रिएक्शन में ये जो बन रहा है, अभी तुरंत हमने बताया था कि आपको टेम्परेचर चाहिए था 400 to 450 यूनिट्स के आसपास, और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको प्रेशर चाहिए था। अब अगर उतना फेवरेबल नहीं रहता है तो ये जो अमोनिया है ये वापस टूटकर हाइड्रोजन नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगा। मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना सकता है, प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट बना सकता है। ये किसको बताता है? ये बताता है मेरे बच्चों रिवर्सिबल रिएक्शन को। और ये बता रहा है किसको? ये बता रहा है इरिवर्सिबल रिएक्शन को, RCK पे पावर N रिएक्शन। बिल्कुल। तो ये पहला लेक्चर कंप्लीट हो गया। पहला लेक्चर में बेसिक बात पढ़ना था हमको। दूसरा में काफी इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है, वहां पर टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखेंगे और बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन देखेंगे। थर्ड पार्ट में रेडॉक्स का ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट जानेंगे, जो क्लास 10 में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। फोर्थ फिफ्थ में इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आपको अगले पार्ट्स को देखने के लिए यूट्यूब पे सर्च करना पड़ेगा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन 02 या 03 या 04, 05, जो भी पार्ट आप देखें, 5 पार्ट्स आएंगे इसके। और उसके बाद आपको टाइप करना है केमिस्ट्री स्कोर मंत्रा, और फिर आपको ये वीडियो स्ट्रीम हो जाएगी। एकेडमिक एक्सेलेंस की इस जर्नी में हमारे साथ में बने रहने के लिए, बोर्ड में फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए हमारे साथ बने रहें, एंड कीप वॉचिंग अस। थैंक यू।